नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी जी। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है तिवारी जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बात भी जनता तक आप पहुंचाएंगे, इसका बहुत आभार है। तिवारी जी, आपने अभी जो यहाँ रेत खदानें संचालित है और उनके द्वारा जो मनमानी तरीके से बेतहाशा रेत के दरों में वृद्धि करके लोगों से मनमानी तरीके से वसूली की जा रही थी, जिसका आपने पुरजोर विरोध किया और आप खुद वहां टिकरी में जाकर रेत खदानों के विरोध में अनशन में बैठे। क्या था पूरा मामला, किस तरह का निर्णय हुआ है इस पूरे मामले में? देखिए, ये रेत खदान, अवैध रेत खदान भर का मसला नहीं है, न सीधी का मसला है। ये पूरे देश सहित पूरे मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों की जिस तरह से लूट मची हुई है सरकारों के साझेदारी में, तो इसका विरोध हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी चलता रहता है। सीधी में जो रेत खनिज संसाधन है वो बहुतायत है, और ये कहिए कि सीधी का एक इतना बड़ा आय का स्रोत है, अगर उसकी लूट बंद हो जाए तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधारा जा सकता है और यहाँ के आम लोगों को रेता सस्ता उपलब्ध भी कराया जा सकता है। पर ये संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी तक तो ये मान्यता चलती थी कि अवैध रेत उत्खनन में रेत माफिया शामिल रहते हैं, पर ये देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से कि अब रेत माफिया भर ये अवैध उत्खनन का काम नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरी का पूरी सरकार की साझेदारी रहती है। सीधी ज़िले में 24 रेत खदानों के संचालन की बोली हुई है। जो 24 खदानें एक ठेकेदार के द्वारा बोली में प्राप्त कर ली गई है, उसकी एक मोनोपोली है। रेट का दर बढ़ाने के लिए उसके द्वारा 24 खदानों से मात्र 5-6 खदानें संचालित कर रहा है, बाकी सभी को वो बंद किए हैं। क्योंकि एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत रहता है कि जब कोई वस्तु कम रहती है तो निश्चित तौर पर खरीदार ज़्यादा हैं तो उसकी कीमत बड़ी कीमत मिलने में कोई दिक्कत रहती नहीं। तो वो 24 खदानों में 4-5 खदानों को संचालित करके बाकी बंद किए हैं। अब ये अकेले वो ठेकेदार की न इतनी हिम्मत है, न इतनी दमदारी है। इसमें जो सुनने में आता है तो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं उनकी खुद की साझेदारी है, उनकी पार्टनरशिप में यहाँ की रेत की खदान चल रही है। तो भाषण तो लंबे लंबे होते हैं कि जनता के लिए हम ये करेंगे, हम किसान पुत्र हैं, हम बच्चों के मामा हैं, लेकिन जो धरातल में बात हम लोग इस अवैध रेत उत्खनन में देख रहे हैं तो उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। तो इस कारण से सीधी के लोगों को रेत बहुत महंगी मिल रही है। रेत का अवैध कारोबार सीधी जिले की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सोन, गोपद और महान, तीनों नदियों में व्यापक पैमाने पर बहुत सालों से हो रहा है। चाहे ये मौजूदा सरकार हो, इसके कार्यकाल में भी, जो इसके पहले की सरकार रही है उसके कार्यकाल में भी इस तरह के अवैध उत्खनन होते रहे हैं। इस अवैध उत्खनन में खासकर सोन, जो सोन घड़ियाल अभयारण्य के लिए संरक्षित की, उसकी 209 किलोमीटर की एरिया की गई है, तो उस प्रोजेक्ट को बचाने और सोन के अवैध उत्खनन से सोन का नाश होने से बचाने के लिए हम लोगों ने 2014 में माण सागर से लेके सीधी जिले का कुलदाहा घाट है वहाँ तक की एक सोन के किनारे किनारे पदयात्रा करके वहाँ पर रेत समाधि हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर की थी। और हमारी उस समय सोन का जो अवैध उत्खनन था उसको रोकने के लिए मांग थी। कुछ हद तक उसमें थोड़ा सा प्रशासन हलचल में आया, कोई बहुत रुकावट तो नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा हलचल में आया। तो अपन लोग इस तरह से अवैध उत्खनन के खिलाफ बरसों से प्रयास कर रहे हैं।
उसी कड़ी में जिसका अभी आपने जिक्र किया कि जो गोपद नदी, जिस खदान की बात आप कर रहे हैं, वो गोपद नदी है सीधी की, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। उसी गोपद नदी में 24 खदानें लगभग पूरी का पूरी उसी गोपद नदी के में ठेका हुआ है। वहाँ से जो अवैध रेता की निकासी की जा रही है, अवैध रेता की निकासी इसलिए कर रहे हैं माने टेंडर के बाद भी, वो इस वजह से कि जो नियम और शर्तें हैं उन शर्तों का पालन कतई नहीं हो रहा है। जैसे ये है कि उसमें जो गजट है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो रेता का खनन किया जाएगा नदी से, वो इतनी गहराई तक किया जाएगा, सब गहराई तय हैं। जहाँ खदान स्वीकृत है उसमें स्पष्ट निर्देश है कानून में, नियम में, कि रेत का उत्खनन तभी हो सकता है जब उन खदानों का जितने एरिया का बोली लगाई गई है उसका सीमांकन हो जाए, उसमें सीमा चिन्ह बन जाए। लेकिन कहीं सीमा चिन्ह बना नहीं हुआ है। ये भी प्रावधान है कि जहाँ से रेत निकाली जा रही है उस ज़िले के अंदर निवास करने वाले आदिवासी, हरिजन, ग्रामीण किसान, कुम्हार, कारीगर, ईंटा का जो काम करते हैं, उनको साल में 10 घन मीटर रेता मुफ्त देने का प्रावधान है। लेकिन पिछले लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं इस ठेकेदार को रेत की निकासी करते हुए, लेकिन आज तक 10 घन मीटर का 1 तोला बालू नहीं दी गई। तो इन सब अनियमितताओं के खिलाफ हम लोग अभी 8 नवंबर को टिकरी खदान जो कहलाती है उसमें एक अपनी नदी बचाओ और रेत माफिया भगाओ आंदोलन किया गया था ग्रामीणों के साथ मिलकर के। तो एक जन दबाव जब बना तो यहाँ का जो इस अवैध गतिविधि में संलिप्त जिला प्रशासन है वो भी कहीं थोड़ा सा हिला डुला और एक सहमति बनी कि जो ये प्रावधान है, अभी तक ठेकेदार द्वारा 10 घन मीटर रेता आदिवासी, हरिजन, ग्रामीण किसानों को नहीं दी जा रही थी, ये गलत कर रहा था। अब आज के बाद से प्रत्येक हरिजन, आदिवासी, ग्रामीण किसान, कुम्हार, कारीगर को 10 घन मीटर रेता फ्री में दी जाएगी, ये बना। अब देखिए इतनी बड़ी अनियमितता चल रही है। ऐसा नहीं है कि सीधी माने एकदम से यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है कि सीधी मुर्दों का जिला है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो पावर और प्रभावशाली लोग हैं वो सब अपनी हिस्सेदारी कर लिए हैं। जैसे सुनने में आता है, ये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर जो एक जनचर्चा है, तो जनचर्चा में है कि सीधी के सांसद का इसमें 50 रुपये फुट की हिस्सेदारी है। बालू 1 फुट बालू अगर निकलती है तो 50 रुपये प्रति फुट, लगभग हाइबा में 600 घन फुट आती है, माने 300 रुपये प्रति हाइबा। इसी तरह यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो जो विपक्ष का हो, इन सबका 25 पैसे प्रति घन फुट के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी है। ये जनचर्चा में खूब है। तो जब है ना एक अपने यहाँ मसल कि जब बारी खेत खाने लगती है तो फिर कैसे खेत को बचाया जा सकता है। तो जब हमारे जनप्रतिनिधि, जो एक लोकतंत्र की अवधारणा थी कि जनता प्रमुख होगी और जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करेगी, तो जो हमारे ये प्रतिनिधि हैं तो वो जनता के साथ किस तरह का विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं लालच और लोभ के लिए। इसके चलते ये भर्रेशाही रेत ठेकेदार की चल रही है। तो टिकरी के आंदोलन में जो कुछ मिला, अपन लोगों की लड़ाई 1 रुपये की रहती है, 25 पैसे मिला उसको लेते हैं, 12 आने की फिर लड़ाई जारी रहती है। तो अभी हमको 25 पैसे मिले हैं, 12 आने की लड़ाई हमारी जारी है। और जनप्रतिनिधियों को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहूँगा कि आप खुदा नहीं हो गए हो, जनता सब कुछ है। और जनता जब उठ के खड़ी होती है तो वो सब अपना हिसाब किताब बराबर करती है। तो जो हमारी एक प्रमुख मांग है कि चूँकि नदी हमारी है, हमारे पूर्वजों ने इसको पीढ़ियों से संरक्षित करके बचा के रखा है, तो उस नदी में हमारा नैसर्गिक अधिकार है, तो हमको रेता सस्ती मिलनी चाहिए। तो हमारी एक पहली लड़ाई तो यह है कि सीधी के लोगों को सीधी की नदी से जो रेता की निकासी हो रही है वो सस्ते दर पर रेता मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैंने प्रदेश का, जब देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। अटल जी,
अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चितरंगी में आए थे, मुश्किल से 1 महीने हुए होंगे। उनने ये बड़ी बड़ी घोषणा मंच से की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आज से रेता प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को मुफ्त में दी जाएगी। महीने भर से ऊपर हो गए, 1 तोला कहीं किसी को रेता नहीं मिल रही। तो दूसरी लड़ाई हमारी इन 2 बिंदुओं की प्रमुखता से आगे भी होगी। अब बड़ी लड़ाई होगी, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी सत्ता पक्ष के सांसद राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी इस मुद्दे को अपनी स्वराज यात्रा के समापन पर उठाया था। उन्होंने मंच से कहा था कि जिस तरह से रेत के जो संचालक हैं उनके द्वारा बेतहाशा रेत के दरों में वृद्धि करके यह मनमानी लूट की जा रही है, इसको हम लूटने नहीं देंगे। ये जो वो कर रहे हैं वो हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। और खुद वो आमरण अनशन में बैठने के लिए बोला था और 11 तारीख का समय दिया था और एक जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 11 तारीख तक जिला प्रशासन रेट की दरों में अगर रियायत नहीं कराता तो हम अनशन में बैठेंगे। और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि हाल ही में चितरंगी की एक जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी और सख्त निर्देश दिए थे वहाँ के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी थे, तो उनको बोला था कि प्रधानमंत्री आवास जो भारत सरकार की जन हितग्राही मूलक योजना है, उन हितग्राहियों को फ्री में रेत उपलब्ध कराए जाए, लेकिन उसका बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा है। तो इस पूरे मसले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो राज्यसभा सदस्य अजय सिंह जी के भाषण के अंश के बारे में आपने कहा, सीधी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, नेता हर पार्टी में होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन जो एक हमारा नज़रिया अजय प्रताप सिंह के बारे में है तो ये है कि अजय प्रताप सिंह बहुत फरेबी किस्म के हैं नहीं। तो जब उनने भाषण दिया तो हमारा, चूँकि ये 8 के आंदोलन की घोषणा पूर्व में हो चुकी थी, उसकी तैयारी में लगे थे, तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई और एक उम्मीद जगी कि जिस तरह से सीधी के सांसद और सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के विधायक मुआई चुप्पी साधे हुए हैं और लोगों की रेत ठेकेदार द्वारा लूट की जा रही है, उसमें जो अजय सिंह ने भाषण दिया है उस पर विराम लगेगा, ऐसा हमको भी उम्मीद लगी थी। और उनके भाषण के अर्थ भी हम 2 तरह के निकाले थे कि दोनों बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि अजय सिंह को बहुत समय से जानते हैं, यहीं के हैं, बचपन से जानते हैं, तो ये लगा कि अजय सिंह जो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो पीड़ा है उस पीड़ा की चिंता करते हुए बोल रहे हैं। एक तो ये भी बात लगी। दूसरा, थोड़ा सा मन में ये भी आया था कि चूँकि सीधी में रेत का मुद्दा इस समय लोगों के लिए बहुत अहम है, इतनी महंगी रेत है, तो कहीं लोगों की भावनाओं का दोहन करने के लिए या कि लोगों के मन का जो आक्रोश है रेत ठेकेदार के प्रति, उसको डाइवर्ट परिवर्तित करने के लिए तो भी बातें नहीं कही गई। ऐसा 2 तरह के विचार मन में आए थे। उनकी जो डेडलाइन थी कि अगर सीधी की नदी है और सीधी के लोगों को रेता उन्हीं की नदी से सस्ता नहीं करते हैं, कलेक्टर को आदेशित भी किया था उन्होंने खुले मंच से, तो मेरे द्वारा 11 नवंबर से कलेक्ट्रेट में अनशन किया जाएगा। अटल जी, हमने अपने 8 तारीख के धरना आंदोलन में भरे सभा में हमने भी घोषणा की थी और अटल अजय सिंह जी का धन्यवाद किया था सार्वजनिक तौर पर कि अजय सिंह ने कम से कम ये लोगों की चिंता की, सीधी की लोगों की, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और वास्तव में 11 तक रेट कम नहीं होता है और अजय सिंह अनशन बैठते हैं कलेक्ट्रेट में, तो हम सब लोग साथ में रहेंगे। वहाँ की पूरी भरी भीड़ ने हाथ उठा के ये कहा था कि अजय सिंह अगर अनशन बैठते हैं तो हम लोग कलेक्ट्रेट में उनके साथ उनको मजबूती देने के लिए हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई में शामिल रहेंगे। लेकिन 11 तारीख बीत गया, ना अनशन का पता चला ना अनशनकारी का पता चला।
तो अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब ना अनशन हुआ, न बालू का रेत कम हुआ, तो यही समझ में आता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ न कुछ खेल हुआ। ये शंका होना, ये शंका की बात है, मन में प्रश्न की बात है, होना स्वाभाविक है। तो अजय सिंह जी से हम आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह भी करना चाहेंगे कि अजय सिंह जी, सीधी के लोगों में जो एक आपके प्रति समझ लोगों की है, तो वो समझ आपके लिए सकारात्मक है। आपको फर्जी फरेबी नेता नहीं माना जाता है। तो आप भी जो बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उस लाइन में न खड़े दिखें और अपने बातों के अनुरूप, आप सत्ताधारी दल के राज्यसभा मेंबर हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं और आप प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने भी आप अनशन पर बैठ सकते हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी अनशन बैठ सकते हो। वो वहाँ सुने कि ना सुने, आप सीधी में कलेक्ट्रेट में आओ, अनशन में बैठो। आपके साथ कौन रहता है कौन नहीं रहता है इसकी परवाह छोड़ो। हम लोग टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के लोग, सीधी जिले में संघर्ष के जो अन्य संगठनों के लोग हैं, सभी लोग आपके साथ रहेंगे और सीधी के लोगों को ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से की जा रही रेत की लूट से निजात दिलाइए। जिस तरह अभी आपने एकदम से आंदोलन किया, हालांकि आपने जी अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की थी, हाँ। लेकिन आपकी शर्तें प्रशासन द्वारा मनवा ली गई और कामगारों के लिए और आदिवासियों के लिए 10 घन मीटर हाँ। रेत देने के लिए उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। हाँ। लेकिन रेत सस्ती हो, हम यहीं के हैं, हमारी नदी है, हमारी रेत है, और मनमानी तरीके से जो रेत की वसूली की जा रही है, यानी रेत बेतहाशा रेत की दरों में वृद्धि की जा रही, उसमें नियंत्रण हो, अंकुश लगे। क्योंकि एक आम आदमी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, एक मकान बनाता है और जब वो 15,000, 20,000 और 25,000 रुपए की रेत एक हाइबा लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जेब ढीली होती है और बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि आपने अभी विरोध किया कामगारों के लिए और मजदूरों के लिए और उसमें सफल भी हुए, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, जैसा हमने आपसे पहले भी कहा कि जो जवाबदेह हैं, जिनमें हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी, एक पाई का शंका नहीं है कि ये रेत माफिया से इनके माने साँठगांठ नहीं है। बिल्कुल जो कहते हैं आईना जैसा प्रमाणित है कि इनकी दोनों की, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारियों की, इनकी उससे साझेदारी है। जो हमारा आंदोलन हुआ उसमें, जैसे आपसे हम पहले भी कहे कि 4 आना तो हमको मिला, 12 आने की लड़ाई जारी है। अभी वहाँ के एसडीएम मझौली ने ये हमसे वादा भी किया है कि सीधी जिले के लोगों को रेता सस्ती मिले। इस संबंध में हम जिले के कलेक्टर से बात करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर जो आप आंदोलनकारी हैं, खनिज विभाग है, रेत का ठेकेदार है और जिला प्रशासन है, एक ये 4-5 तरीके के लोगों की बैठक होगी और उस पर हम चर्चा आप सबसे मिलकर करेंगे कि सीधी के लोगों को रेता सस्ती कैसे दी जा सकती है। ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। 10 घन मीटर का तो फैसला हो गया है, लेकिन सीधी के लोगों को और प्रधानमंत्री आवास को रेता सस्ती कैसे मिले, इस पर चर्चा का उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का आश्वासन लिया। हालांकि बहुत उनके आश्वासन से आशान्वित नहीं है, क्योंकि वो दबाव में बिना मन के तो आंदोलन में बोल देते हैं, लेकिन उनकी कोई रुचि रहती नहीं है। तो बहुत हम उनके उस आश्वासन पे आश्वस्त नहीं हैं कि 1 हफ्ते में कुछ होगा, ना होगा, अपनी लड़ाई जारी रहेगी। एक बड़ी बात हम कहना चाहेंगे अटल जी, अपन लोग संघर्ष के लोग हैं। जब से हमने होश संभाला है तो देश और समाज में जो विभिन्न तरह की विसंगतियाँ और कुरीतियाँ हैं, चाहे वो जाति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे गैर बराबरी की हो, चाहे ऊंच नीच की हो, चाहे छुआछूत की हो, इन सबको मिटाने के लिए जब से होश संभाला है तब से ये अपना संघर्ष जारी है। संघर्ष का व्यक्ति होने के कारण दुनिया के इतिहास में संघर्ष जो हुए हैं उन संघर्षों को पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि जब उसको पढ़ते हैं तो उससे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है।
तो हमने जो आज तक का दुनिया का मानव जीवन का इतिहास है, उस इतिहास में जब भी अन्याय, अत्याचार, शोषण हुआ है, उसके खिलाफ लोग उठ के खड़े हुए हैं। और उठ के खड़े होने वाले वही रहते हैं जो निहायत ही कमज़ोर होते हैं, हर तरह से कमज़ोर होते हैं। जब उनके साथ अन्याय, अत्याचार की इंतहा होती है तो वो उठ के खड़े होते हैं। फिर वो ताकतवर जो अत्याचारी या न्यायी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर रहा हो, उसको नेस्तनाबूद किए हैं। ये इतिहास में हमने दुनिया के मानव इतिहास में हमने संघर्ष में देखा है। आज भी हमारी मान्यता है कि जो ये तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, माफियाओं का जो एक घालमेल चलता है, वो घालमेल कोई इनसे हम उम्मीद करें जो एक बनाई स्थापित व्यवस्था है, उस व्यवस्था से दूर कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। ये तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। जो दुर्भाग्य के साथ और पीड़ा के साथ हम कहना चाहते हैं कि जनता चाहती तो है कि रेता हमको सस्ती मिले, ऑफिस कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम हो, बिजली सस्ते कीमत पर मिले, अन्य जो अनियमितताएं हैं वो मिटें, लेकिन वो मिट जाएं अपने आप। ये सोच जनता को बदलनी पड़ेगी। जब तक जनता बदले, सस्ती रेता की बात करते हैं ना, सीधी के लोग उठ के खड़े हो जाएं। कोई नहीं कि लाख लोग, 2 लाख 4 लाख लोग, सीधी जिले की आबादी लगभग 16 लाख है। हम 16 लोगों का आह्वान नहीं करते हैं, हम 5000 लोगों का आह्वान करते हैं कि 5,00,000 लोग आप इकट्ठा हो। और फिर हम देखते हैं कि सीधी के कलेक्टर की हैसियत देखते हैं उस, या कि सीधी की एसपी की, कि इस बेईमान ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करता है कि नहीं करता है। हमारा संसद, चाहे वो हमारा जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या कि विधायक हो, जनता की बात को कैसे नहीं सुनेगा। तो जनता को, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अपनी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो सस्ती रेट तो अभी तात्कालिक मुद्दा है जो चल रहा है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम रोज़ 2-4 होते हैं। तो हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष में ये भी ज़रूरत नहीं है कि हमको गोली बंदूक के साथ चलनी है, हमको सिर्फ एक साथ उठ के खड़ा होना है और ये बताना है कि संविधान ये कहता है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और लोकतंत्र का सपना, हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र के लिए आज़ादी की लड़ाई जो लड़े थे, उनने एक सपना देखा था कि यहाँ पर जनता का राज्य होगा। संविधान कहता है कि जनता संप्रभु है और जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज करेगी। राजा तो जनता है। राजा जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन रेता सस्ती नहीं होगी। तो ये जो खनिज संसाधनों की लूट है, चाहे हमारे सीधी में रेता की हो, सिगरौली में कोयला की हो, कोयला हमारे ज़मीन में है, कहाँ ठेकेदार आके वो उत्खनन करके ले जा रहा। पन्ना में हीरा मिल रहा है, वो ठेकेदार आके ले जा रहा है, नाम मात्र का हमका चंद। अब जैसे सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, अटल जी आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहेंगे, सीमेंट फैक्ट्री में एक बोरी जो सीमेंट बनती है, तो जो रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा, माने उद्योगपति द्वारा दी जाती है, एक बोरी सीमेंट में जितना पत्थर लगता है, मात्र 5 रुपये की रॉयल्टी, 5 रुपये की रॉयल्टी देते हो, 350 रुपये में एक बोरी सीमेंट मिलती है। 5,000-6,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला दिया जाता है, 30,000-50,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता है। ये तमाशा कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक जनता उठ के खड़ी नहीं होगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम जनप्रतिनिधि और ये नौकरशाही से उम्मीद करते हैं, ये तो सब लुटेरे हैं। सब भी बहुत पहले, ये बात आज सत्य लगती है, आज से लगभग 125 साल पहले मार्क्स ने जब एक चिंतन किया था, तो मार्क्स ने ये चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरह से अन्य व्यवस्थाएं, चाहे राजशाही हो, चाहे जाटशाही हो, चाहे सामंतशाही हो, चाहे नवाबशाही हो, जिस तरह से वो लुटेरी होती है, एक वर्ग का हित साधती है, उसी तरह जो राज्य व्यवस्था है, वो राज्य व्यवस्था भी लुटेरी होगी और वो एक वर्ग का हित साधेगी, आम जनता को लूटेगी। वो हमको प्रत्यक्ष चरितार्थ भारत में देखने को मिल रहा है। जो सरकारें आज, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे भोपाल की सरकार हो, ये सब के सब लूट में शामिल हैं और ये सब लुटेरे हो चुके हैं और जनता को इन प्रकार किसी न किसी तरह से उसका खून सिरिंज लगा के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी बात संघर्ष के पर्याय बन चुके क्रांतिकारी मोर्चा टोको के संयोजक उमेश तिवारी जी से हुई। वर्तमान में जो सीधी जिले का ज्वलंत मुद्दा है, रेत कंपनियों द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है यहाँ के लोगों से,
उनका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया है और उन्होंने अपनी बात भी मनवाई है और समय समय पर उन्होंने हमेशा अन्याय का विरोध किया हो, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री का विरोध रहा हो, चाहे और भी कई समय समय के जो ज्वलंत मुद्दे रहे हों, हमेशा वो संघर्ष किए हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से रेत कंपनियों द्वारा अवैध वसूली यहाँ की जनता से की जा रही है, उसका वो पुरजोर विरोध करेंगे और रेत की दरों में अंकुश लगाने में सफल होंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे साथ साथ यहाँ के लोगों को भी जागरूक होगा और अपनी अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना होगा, तभी हम सफल होंगे। एक उमेश तिवारी और एक व्यक्ति नहीं सफल हो सकता। समूह जब उठकर खड़ा होगा और अन्याय का विरोध होगा तो हमेशा इतिहास उसका साक्षी रहा है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अन्याय के खिलाफ हमेशा सत्य की जीत हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम समय समय पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।